फारसी और अरबी समझ के, सीख के आज की दुनिया में नौकरी पाने की जो जद्दोजहद है, जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उसमें कौन कहाँ खड़ा हो पाएगा? जावेद अहमद साहब जरा बताइए। मान लीजिए मैंने उर्दू, फारसी और पर्शियन और ईरानी तुरानी सब सीख ली, क्या उसको सीख के जाएं कहाँ? गले में लटकाएं? नौकरी कहाँ मिलेगी? अमिताभ जी, जो आपने बात, भाई स्टेट बैंक में फार्म फारसी में तो भरा नहीं जाएगा ना, बैंक ऑफ बड़ौदा फारसी भरा जाएगा ना, कोई फारसी बोलने वाला खाता खुलवाने हमें आज तक दिखा आते। कहां समय खराब कर रहे हो महाराज कि फारसी सीख रहे हैं कि ईरानी तुरानी सीख रहे हैं? जो चर्चा आपने की, जो सवाल है, ब्रेक से पहले भी एक सवाल आया था, तो उस पर कहना चाहता हूं। जो आपने बात की वो सच है, वो सत्य है, और उस सत्य से हम इनकार नहीं कर सकते। जो अभी मदरसों का सिलेबस है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार जो मदरसे से बच्चे फारिग होते हैं, वो या तो घरों में दूसरे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, जाके ट्यूशन देते हैं, या वो मस्जिदों में इमामत करते हैं, या उसमें कुछ बड़े काबिल हो जाते हैं, आलिम हो जाते हैं, वो फतवा देने का, मुफ्ती हो गया तो फतवा देने का काम करता है किसी इदारे में बैठकर, या वो जलसे और तकरीर करता है। इसके अलावा उसके पास रोजी रोजगार का कोई साधन नहीं उपलब्ध होता है, ये सच है। अभी एक बात आपने कमर साहब से ब्रेक के पहले पूछी थी, कहा था कि इन मदरसों में अपना लोग रहें और पढ़ाई करें और शाम को चले जाएं। तो है क्या? आप अपने यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश में आप फर्रुखाबाद, कन्नौज में भी देखिए अमिताभ जी, या कहीं पर भी किसी शहर में आपको 90% बच्चे दूसरे राज्यों के मिलेंगे। आप उत्तर प्रदेश के मदरसों में, मस्जिदों में जो इमाम है, उसमें 70% से बड़ी आबादी बिहार के लोगों की है, जो यहाँ पर अध्ययन भी कर रहे हैं और अध्ययन के बाद वो मस्जिदों में इमामत भी कर रहे हैं। वही एक रोजी रोटी का साधन बचता है उनके पास, पहली चीज। दूसरी चीज, जो और मदरसे हैं, जो स्थानीय स्तर पर भी बच्चे पढ़ते हैं, गरीब घरों के, जो बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, वो बच्चे मदरसे में आते हैं, पढ़ाई करके चले जाते हैं। अमिताभ जी, यहाँ पर जावेद आ रहे हैं। जावेद भाई, अमिताभ जी, यहाँ पर जावेद जी ने कहा, मैं जावेद जी से मात्र इतना कहना चाहूंगा, जो कि खास करके अगर इस तरह के विषय का आप अध्ययन करते तो मुझे लग रहा है जो कि आप एक विशेष विषय का आपने अध्ययन किया, और बस इसके जो सीमित, अगर आप देखेंगे तो सीमित इसके जो है स्कोप होते हैं। लेकिन जब आप फिजिक्स की बात करते हैं, जब आप केमिस्ट्री की बात करते हैं, शिक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए। जो हम वहां देखते हैं, जो कि मदरसों के अंदर में ऐसा चीज नहीं है। हम देखते हैं बहुत बार ऐसा होता है, जो वहां पर अराजक तत्व वहां पर उपस्थित होते हैं, और बहुत बार ऐसा आता भी है, न्यूज में भी आता है, वहां पर एविडेंस भी मिलते हैं। तो ये एक अलग परिप्रेक्ष्य है। दूसरा परिप्रेक्ष्य ये है जो कि उसके आय के जो है वो सीमित होते हैं। आप अगर ग्लोबल लेवल की अगर बात करते हैं, वैश्विक स्तर पर आप कंपटीशन की बात करते हैं, वहां पर मुझे लग रहता है जो कि मदरसे में जो तालीम लेने वाले हैं वो बहुत ही पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई स्कोप नहीं होता। उनको न फिजिक्स का ज्ञान होता है, न केमिस्ट्री का ज्ञान होता है, न बायोलॉजी का ज्ञान होता है, न जियोलॉजी का ज्ञान होता है। केवल कुरान का उनका ज्ञान होता है, और इस्लाम के नाम पर आप देखेंगे तो पूरी तरह से वो वहां पर सीमित होकर के रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत ने एक शिक्षा के जब अधिकार को संवैधानिक रूप दिया, तो एक ही व्यवस्था की कि जो आर्थिक तौर पर गरीब लोग हैं, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं किया भारत ने। जो भी आर्थिक तौर पर गरीब है उनको एक 10% या 25%, कितना शायद 10% है, स्कूलों में बाध्यता है एडमिशन देने के लिए, कम पैसे में, बड़ी फीस में नहीं, रेगुलर फीस में, कम पैसे में, तभी मान्यता रहेगी स्कूल की। तो इससे ये तो मुसलमान को भी लाभ हो सकता था, बढ़िया स्कूल में पढ़े बच्चा। जब कानून मौजूद है, तब ये आखिर यहां फारसी सीख के क्या करेंगे? पढ़े फारसी, बेचे तेल, क्या करेंगे? अब फारसी कहीं चल रही है क्या? बिल्कुल नहीं चल रही। देखिए, इसके अंदर अमिताभ जी, ये पुराना ढर्रा चल रहा है, ये आज का ढर्रा नहीं है मदरसों वाला, और आज इसको बहुत ज्यादा चेंज करने की आवश्यकता है। पुराने जमाने के अंदर इतने रोजगार नहीं थे, सरकारें
कहीं ना कहीं अंग्रेजों की गुलाम थी। हिंदू अपने तरीके से जी रहा था, मुसलमान अपने तरीके से जी रहा था। हिंदुओं ने काफी कुछ चेंज किया, लेकिन मुसलमान उसी तरीके से मदरसों पर आश्रित होते चले गए। ये तो एएमयू बन गई और बहुत सारी यूनिवर्सिटी आई, तो जिससे कुछ बच्चे निकल करके बड़े बड़े पदों पर भी चले गए। लेकिन जहां धर्म की बात आती है, मुझे लगता है कि अब इनको उसी प्रकार से जो बाकी की माइनॉरिटी है, जैसे आपने पहले कहा था, उसी प्रकार से अपनी चाहे संस्थाएं बनाएं आप, लेकिन मदरसों को हाईटेक करना बहुत जरूरी है। और जो फारसी की है, दूसरी जो एजुकेशन है, उनका जो आज के एनवायरनमेंट में ग्लोबली कोई वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, तो मुझे लगता है उसको कम करना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर हिंदी की बहुत बड़ी वैल्यू है, हिंदी है, इंग्लिश है। अगर कोई और दूसरी लैंग्वेज जहां स्टेट लैंग्वेज है वहां पर भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 लैंग्वेजों को आप मदरसों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में जो लोग अपना सीखना चाहते हैं, अपनी दीन की जो एजुकेशन है उसको सीखना चाहते हैं, उसके लिए तो हिंदुओं में भी है और बहुत सारे मदरसों में भी इसको सिखाया जा सकता है, बशर्ते कि इस समय हाईटेक करने की बहुत जरूरत है। और इस प्रकार की जो अरबी एजुकेशन यहाँ पर चल रही है या फारसी एजुकेशन चल रही है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में अमिताभ जी इसकी कोई जरूरत इस समय नहीं है।